नमस्कार, आदाब। बोलना भारत पे आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ जो खुसूसी मेहमान हैं, वो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता जनाब अमीर जामई साहब हैं। अमीर जामई साहब, आपका बहुत स्वागत है बोलना भारत पे। बहुत सवाल कई शुक्रिया, हैं बहुत शुक्रिया। अमीर साहब, और उसका जवाब आपसे लेंगे। एक तो उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव आने वाला है, बहुत कम वक्त बचा हुआ है, 27 का चुनाव जो होने वाला है। तो समाजवादी पार्टी की रणनीति 2027 के चुनाव में, चूंकि इससे पहले वाले विधानसभा के इलेक्शन में छोटी पार्टियां सहयोगी दल के रूप में आई थी, और उन्होंने समाजवादी पार्टी के सहयोग से बैनर तले और उनके कार्यकर्ताओं के की मेहनत की वजह से बहुत सी सीटें उन लोगों ने निकाल ली। उसके बाद उन्होंने पाला भी बदल लिया। अभी 2027 के चुनाव में क्या कोई समाजवादी पार्टी की ऐसी रणनीति बनने जा रही है कि फिर से सहयोगी दल को लेने जा रहे हैं, जो छोटी पार्टियां? देखिए, सबसे पहले तो बोलना भारत जो एक प्लेटफ़ॉर्म आप सबने बनाया है, जी। इस पे मुझे से छोटे वर्कर को जोड़ने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया। और ये जो आपका नाम है, ये बहुत खूबसूरत है। जी, वो बहुत इसमें अपने आप में बहुत सवाल है। जी। मतलब अगर ये मैं कहूँ कि इस पर कोई 10 पन्ने लिखे जाएँ, जी। एक होता है भारत बोलता है, भारत बोलेगा, एक होता है बोलना भारत। जी। सही। जब हम कहते हैं बोलना भारत, तो हम ये कहना चाहते हैं कि जो भारत की आत्मा है, जो भारत की बुनियाद है, जो भारत का फ्रीडम स्ट्रगल की जो सारे हमारे एथिक्स हैं, जी। जो हमारी विरासत है, कि भारत कहीं न कहीं जो उसकी बोलने की आवाज़ है, उस पर कहीं न कहीं बंदिश जैसी बात हमें इससे समझ में आती है कि बोलना भारत। तो भारत की बोलने की इसी ताकत को और आवाज़ को कुछ लोग जी। हैं जो हमारे इस देश में ख़त्म करना चाहते हैं। तो ऐसे में जो आपने ये यूट्यूब का नाम रखा है प्लेटफ़ॉर्म का, सोशल मीडिया का, बोलना भारत, ये जी, शुक्रिया। बहुत ऐतिहासिक है। ये हो सकता है कि आपने ऐसे कहने-कहने में बात कह दी हो कि इसका नाम होगा बोलना भारत। नहीं, नहीं, आपने आपने सही, बिल्कुल जो व्याख्या की है उसकी बिल्कुल सही व्याख्या की है। और ये सही है कि बोलना भारत मतलब वो प्रेरित कर रहा है कि मतलब बोलना, बोलो ना, मतलब हाँ, क्या-क्या चीज़ें, तमाम मुद्दे हैं, क्यों नहीं बोलते? क्यों बोल, चुप हो? क्यों बोल, खामोश? हाँ, बोलना, बोल के दुआ तेरे आज़ाद हैं तेरे, हाँ जी, बोल जी, के ज़बाँ अब तक तेरी, तू बोलना। जी। जी, तो देखिए जो हमारे नेता हैं माननीय अखिलेश यादव जी, जी, सबसे पहली बात चाहे 19 का चुनाव हो, 22 का चुनाव हो, 24 का चुनाव हो या अगला 27 का चुनाव हो, उनकी पूरी ज़िंदगी का मकसद है कि ये जो बोलना भारत वाली बात है, जी, ये वॉइस बनी रहे हमारे देश में। हुकूमतें आती-जाती रहेंगी, सियासतदान आते-आते रहेंगे, लेकिन जो भारत की बोलने की ताकत है, अगर उसकी आत्मा को किसी ने कत्लेआम कर दिया, टुकड़े-टुकड़े कर दिए, तो हमारे देश में क्या बचता है? तो मानिक अखिलेश जी ने इसीलिए बहुत आँख बंद करके इंडिया अलायंस को बनाने का फैसला हो, चाहे बुनियाद डालने का फैसला हो, चाहे उसको लेकर आगे चलने का फैसला हो, चाहे गठबंधन के साथियों के साथ निबाह का रिश्ता हो, उन्होंने सिर्फ़ इसी बोलना भारत के आइडिया के लिए आदरणीय राहुल जी के साथ अनकंडीशनल दोस्ती निभाई है। और हम 2027 में इंडिया अलायंस के लोग मिलकर चुनाव लड़ेंगे। उसमें कांग्रेस मुख्यतः देश की नेशनल पार्टी शामिल है और भविष्य में कुछ और भी दल हो सकता है कि इंडिया अलायंस में शामिल हों, जो साथ में लोग हैं, वो हम लोग साथ में मिलकर काम करेंगे। नहीं, और अभी कोई एक इसी के साथ एक चीज़ जोड़ दूँ, जैसे ओम प्रकाश राजभर रहे, जैसे संजय निषाद रहे, जैसे जयंत चौधरी रहे, इन लोगों ने समाजवादी पार्टी को आसान समझ रखा है कि इसमें जब भी जाएंगे तो अखिलेश यादव जी इनको ले लेंगे, गले लगा लेंगे। इस बार क्या इस ये मुगालते में जो हैं, तो समाजवादी पार्टी की तरफ से क्या कुछ ऐसा है, कोई स्पेस है जो इनको दिया जा सकता है? देखिए, नदीम साहब सबसे पहली बात जो जनता है ना,
वो सबसे बड़ी मालिक होती है, ताकत होती है लोकतंत्र की, हार और जीत की। जी, पूरे देश में किसी ने ये नहीं सोचा था कि 2024 में नरेंद्र मोदी और बीजेपी आरएसएस का जो कॉम्बिनेशन है, वो उत्तर प्रदेश में आधे से ज़्यादा हो जाएगा। तो पूरे भाजपा आरएसएस 24 में कहीं डूबी तो यूपी में डूबी, समाजवादी पार्टी के सामने। जब आप किसी के साथ संविधान को लेकर लड़ाई लड़ते हैं, फिर जब आप किसी को धोखा देते हैं, तो एक्चुअली आप अपने आप को धोखा नहीं देते, आप जनता को धोखा देते हैं। जिस अवाम ने 2022 में हम सब लोग मिलकर लड़े, मकसद ये था कि बीजेपी आरएसएस जो बाबा साहब के संविधान की विरोधी पार्टी है, मंडल कमीशन की विरोधी पार्टी है, ब्राह्मण विरोधी पार्टी है, हम लोग मिलकर उसको कमज़ोर करने का काम करें। ऐसे में कुछ जो सहयोगी साथी थे, जिनका दिल नहीं लगा, जिनकी कुछ समस्याएँ थीं, जिनकी कुछ परेशानियाँ थीं, वो क्या हैं वो जाने और भाजपा जाने, जी, जी, वो तो वहाँ चले गए। लेकिन 2024 में अगर आप अ, सीएसडीएस की पूरी जाँच की रिपोर्ट देखें वोटर्स की, तो समाजवादी पार्टी की तरफ दलित समाज का वोट अच्छा खासा डाइवर्ट हुआ। राजभर समाज का वोट अच्छा खासा बीजेपी से ज़्यादा समाजवादी पार्टी की तरफ 24 में डाइवर्ट हुआ। जौनपुर का मैं एग्ज़ाम्पल दूँ तो सबसे बड़ी विधानसभा जो हमने मौर्य कुशवाहा वोट की जीती है, वो सदर जौनपुर है। जी, तो कहने का मतलब ये है कि उनकी जो भी मजबूरियाँ रही हों, लेकिन माननीय अखिलेश जी ने बहुत बड़े दिल के साथ वो रिश्ता निभाने वाले शख्स हैं और उन्होंने निभाया। और आज राजभर समाज हो या निषाद समाज हो, उनका बहुत ज़्यादा दबाव संजय निषाद जी की पार्टी पर है कि अमित शाह जी से आपने कहा था कि हम आरक्षण दिलवाएँगे, तो क्या हुआ आरक्षण का? ओम प्रकाश राजभर जी की पार्टी के लोग उनसे पूछ रहे हैं कि हर थाने में राजभर पीटा जा रहा है, हर जिले में राजभरों की हत्या हो रही है, जी। आपका सरकार लेने से क्या फ़ायदा है? तो अब वो जो भी मजबूरी रही हो, लेकिन माननीय अखिलेश जी ने ये तय किया कि राहुल जी और हम लोग सब लोग मिलकर 2027 में जो देश का सबसे बड़ा चुनाव है, उनको हटाने के लिए हम लोग साथ में मिलके काम करेंगे। अमित भाई, एक भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार के जो विकास के दावे हैं और जो उनका मॉडल, वो बार-बार ये कहते हैं हम विकास मॉडल पे चल रहे हैं, उसे आप कैसे देख रहे हैं उनके विकास मॉडल को? देखिए, बीजेपी को इस बात का क्रेडिट दिया जाना चाहिए कि वो नैरेटिव मैनेजमेंट में बहुत ऊपर है। लेकिन हम जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में जो एनर्जी का क्राइसिस आया, 2017-27 के बीच में जितनी भी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनीज़ हुई, इन्वेस्टमेंट की समिट हुई, हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री योगी जी जापान गए, हमारे सारे बीजेपी के जो मंत्री कैबिनेट थे, ये इन्वेस्टमेंट लाने के लिए ऑस्ट्रेलिया गए, यूके गए, जर्मनी गए, पता नहीं कहाँ-कहाँ होकर आए। और जो भी टाई कोर्ट में मिला उससे इन्होंने गठबंधन कर लिया इन्वेस्टमेंट का। लेकिन हम देखते हैं कि उत्तर प्रदेश की जो हालत थी, चाहे वो एमएसएमई का सेक्टर था, चाहे वो एनर्जी का सेक्टर था, एक भी पावर प्लांट योगी जी की सरकार में नहीं लगा। एक भी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी उत्तर प्रदेश में नहीं आई। वजह कि जो ये सरकार है, एंटी मुसलमान तो है ही है। रेप, अगर आप एनसीआरबी का डाटा देखिए, तो रेप में नंबर 2, किडनैपिंग में नंबर 1, दंगे-फसाद में नंबर 1। तो जिस प्रदेश में अशांति होती है, जिस प्रदेश में सांप्रदायिक तनाव, धुरकड़, धार्मिक उन्माद, वहाँ पीस नहीं होती और जहाँ पीस नहीं होती, वहाँ डेवलपमेंट नहीं होता है और जहाँ अच्छी बात पीस कही। नहीं, जी, तो अच्छी बात डेवलपमेंट आपने तो कही। हुआ नहीं, वो फेल हो अमित गया। भाई, अक्सर अखिलेश जी के मुंह से ये मतलब सुना गया है कि हमने एक्सप्रेसवे बनवाया, वैसा एक्सप्रेसवे बना नहीं। अब भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एक्सप्रेसवे बने, जेवर एयरपोर्ट बना, एक उनका दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे बना, मेरठ और प्रयागराज एक्सप्रेसवे बना, आजमगढ़ का पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बना। तो क्या ये उपलब्धि नहीं भारतीय जनता पार्टी की? देखिए, जो एक नज़ीर होती है और एक जी, स्टैंडर्ड होता है डेवलपमेंट का, माननीय अखिलेश जी ने 12 सप्ताह की सरकार में
सोशल जस्टिस और डेवलपमेंट की पॉलिटिक्स पैरेलल करी। जब हम लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे की बात करते हैं, तो हम बात करते हैं कि भारत का सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे और जो उसका स्टैंडर्ड, जो उसका इंजीनियरिंग थी, उसके सामने चाहे वो गंगा एक्सप्रेसवे बना हो, भई पूर्वांचल एक्सप्रेसवे तो अखिलेश जी ने शुरू किया। लैंड एक्वायर हुई समाजवादी पार्टी की सरकार में, डीपीआर हमारी सरकार में बनी, उसका पूरा स्ट्रक्चर हमारी सरकार में बना। लेकिन जो लखनऊ आगरा का स्टैंडर्ड है, अगर आप कभी गए हों पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पे, तो चाहे वो सड़क की क्वालिटी हो, चाहे किनारे के रेस्टोरेंट्स हों, उसका कोई मैच नहीं है। तो कैंसर हॉस्पिटल मानिक अखिलेश जी ने बनाया लखनऊ के बीच में। वो ऐसा हॉस्पिटल है, आप कभी भी चले जाइए कि पूरे भारत के मरीज का इलाज कैंसर हॉस्पिटल डेडिकेटेड एक यूनिवर्सिटी से हो जाता। एक इस यूनिवर्सिटी का लेवल का कैंसर हॉस्पिटल था। लेकिन आज आप जाएँगे, ठीक है, नाम तो बीजेपी के कर दिया उन्होंने। आपको जी। वहाँ डॉक्टर नहीं मिलेगा, आपको वहाँ दवाई नहीं मिलेगी, आपको मरीज दर-दर भटकते हुए मिलेंगे। तो सवाल ये है कि चाहे वो इकाना का स्टेडियम हो, आपको नाम समाजवादी पार्टी का ही को ही देना पड़ता है। चाहे वो जेपीएनआईसी हो, जिसको लेके आपने बहुत हंगामा मचाया, या अहमदाबाद से अच्छा रिवर फ्रंट। रिवर फ्रंट के साथ एक ऐसा मॉडल कि हम अपनी नदियों को कैसे ट्रीट करते हैं। चाहे उसमें एसटीपी का पावर प्लांट का पूरा प्रोजेक्ट हो। तो ये लखनऊ की पूरी गंदगी को क्लीन करके पानी को गोमती जी में बहाया जाए और नदियाँ हमारी साफ हों। तो चाहे वो गंगा जी हों, चाहे गोमती जी हों, आज वो कूड़े का अड्डा बन चुकी हैं। लेकिन अमित भाई, उसके साथ-साथ ये भी इल्ज़ाम लगता चला आ रहा है कि गोमती रिवर फ्रंट में जेपीएनआईसी में बहुत बड़ा घोटाला हुआ और समाजवादी पार्टी का सैफई परिवार इस लूट में शामिल था और सब पैसा उन्होंने अपने पास इस्तेमाल कर लिया, चुनाव में लगा दिया। कहाँ अयोध्या जी की बात कर रहे हैं आप? नहीं, मैं लखनऊ गोमती रिवर फ्रंट की बात कर रहा हूँ, जेपीएनआईसी की बात कर रहा हूँ कि इसमें समाजवादी पार्टी के ऊपर ये इल्ज़ाम विपक्षियों द्वारा लगाया जाता है और एक बार सीबीआई जाँच तक की बात हो रही थी कि उसे रोक दिया गया है। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? मेरा आपसे ये कहना है कि फिर हमें क्लीन चिट क्यों मिली इसमें? अगर गोमती रिवर फ्रंट में 17 के बाद से डबल इंजन की सरकार है आपकी। जी। अगर हम पे कोई इल्ज़ाम होता, तो हम कहीं से गलत साबित होते। आखिर हमारी सरकार को मानिक अखिलेश जी को क्योंकि इल्ज़ाम से ज़्यादा कुछ नहीं था और आज जो कुछ हो रहा है, एसआईटी बन रही है उत्तर प्रदेश में, न जाने कितनी एसआईटी बन रही है और ना आरएसएस बोलने को तैयार है, ना नितिन नबीन जो आज आए हैं लखनऊ भ्रमण पे, ना वो बोलने को तैयार हैं। महमूद गज़नी ने भी क्या नहीं किया था भारत के साथ कि उससे ज़्यादा बीजेपी आरएसएस के लोगों ने जो अपराध किया। तो हमारा ये कहना है कि रिवर फ्रंट में तो हमारे खिलाफ कुछ था नहीं, लेकिन जौनपुर रिवर फ्रंट, गोमती जी में जो बना है, जी, जी। 850 करोड़ का घोटाला, भ्रष्टाचार की पूरी फाइलें आज हाई कोर्ट तक पहुँच चुकी हैं। उस पे कोई चर्चा नहीं। अमित भाई, एक सवाल ये है कि अखिलेश जी ने एक बयान दिया था कि 2027 का विधानसभा का चुनाव जो उत्तर प्रदेश में होने जा रहा है, वो चुनाव देश का आखिरी चुनाव होगा अगर समाजवादी पार्टी की सरकार नहीं बनी। तो इसके पीछे उनका क्या कहने का मतलब था? क्या देखिए उनको जो जी, क्या जो बूथ लेवल जो मैनेजमेंट है, क्या उसपे भरोसा नहीं है या कोई और उसके पीछे बात? पश्चिम बंगाल में जो कुछ हुआ, आप जानते हैं कि चुनाव का अपहरण हुआ है। पूरे एक प्रदेश के चुनाव का अपहरण। फिर उस पार्टी को सीबीआई, ईडी अलग-अलग तरीके से डरा के, धमका के लोगों को, पूरी पार्टी को तोड़ देना। ये बीजेपी का जो रवैया आरएसएस का है, ये डेमोक्रेटिक रवैया तो है नहीं। तो मानिक अखिलेश जी इसी बात को इंगित करते हुए वो ये कहना चाह रहे हैं कि देखिए अभी पार्लियामेंट में ये अगला जो सेशन है या उसके बाद का सेशन है, ये डिलिमिटेशन चाहते हैं। और ये चाहते हैं कि साउथ की सीटें तो कम होंगी और जी। हिंदी पट्टी की सीटें बढ़ जाएँगी, जहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा है। भाई पूरे देश में साउथ ने तो पॉपुलेशन की जो पूरी पॉलिसी थी हाँ जी। जो परिवार नियोजन हम की दो उसका हम उसको हम दो हमारे दो।
हाँ, उसको तो उन्होंने लागू किया, हमारे यहाँ लागू नहीं हुआ। तो हिंदी पट्टी में सीटें बीजेपी की बढ़ जाएँगी, साउथ में कम हो जाएँगी, ताकि संविधान को बदलने में आसानी हो। जब जब आपके पास मेजॉरिटी होगी भारत की संसद में, जैसे अभी महिला बिल में जो अमेंडमेंट हम चाहते थे, सेंसस का, उसके बगैर हमने मना किया कि आप मत करिए, तो वो रुक गया। तो एक्चुअली क्या है कि भारत के संविधान का बेसिक प्रिएम्बल, सोशलिज्म और ये जो रिपब्लिक डेमोक्रेटिक है, इसको बीजेपी आरएसएस बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को बदलना चाहती है। इसीलिए हाँ, उन्होंने लेकिन कहा कि अगर एक बार डिलिमिटेशन हो गया, तो भारत में कभी चुनाव नहीं होगा। हाँ, लेकिन अमित साहब, आप लोग मान लीजिए समाजवादी पार्टी पीडीए को लेके चल रही है, पीडीए की बात कर रही है, पीडीए के मुद्दे पे 2027 का चुनाव लड़ने जा रही है। अगर पीडीए लेने के बावजूद जिस तरीके से तमाम देश के संसाधनों पे जो मतलब देश के संसाधन एक तरह से कंप्रोमाइज हो चुके हैं, ऐसी कंडीशन में खाली पीडीए के सहारे से नैया पार लगा लेना कहाँ तक सही रहेगा? अब देखिए पीटीए में ज़ाहिर-सी बात है कि पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक अगर आप जोड़ लीजिए, फिर आबादी 80% होती है। जी। और अगर भारत का संविधान खत्म होता है, तो सबसे ज़्यादा नुकसान पीडीए का होगा। इसलिए माननीय अखिलेश जी ने 2024 में उत्तर प्रदेश के लोगों से, देश के लोगों से इस बात से संवाद किया कि पीडीए की स्ट्रेटजी के साथ ही भारत दोबारा बच सकता है या हमारा संविधान बच सकता है। तो उसी 24 की आक्रामक लड़ाई के साथ 2027 के आह्वान में चुनाव में माननीय अखिलेश यादव जी उतर चुके हैं और गठबंधन राहुल जी के साथ सीटों का ए, कोई एक गठबंधन नहीं है। हम जी। चाहते हैं कि मिल के पहले भी उत्तर प्रदेश का जो ये पूरा सबसे बड़ा गेट है बीजेपी आरएसएस का, इस किले को ढहाया जाए, जिसके लिए हाँ जनता तैयार है नदीम साहब। जी, जनता तैयार है। लेकिन अमित भाई, ये बताइए, पीडीए में ए के बारे में अक्सर ये कहा जाता है, कभी वो अगड़ा हो जाता है, कभी आदिवासी हो जाता है। क्या वो ए पे ही सारी चीजें हो जा रही हैं, बाकी पी और नहीं डी अपनी जगह? नदीम भाई ये बहुत अफ़सोस की बात है। हमारे देश में जी जो पीडीए है, जी पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक क्योंकि ये हमेशा से हज़ारों साल से ये अंडर अटैक रहे। जी मुसलमानों पर एक आज़ादी के बाद से एक शख्स हुआ कि निगाह उनके ऊपर थी। तो हमारे देश में जो लड़ाइयाँ लड़ी वो हमेशा अगड़ों ने लड़ाइयाँ लड़ी पिछड़ों की। जी अगड़ों ने पिछड़ों की, कमज़ोरों की लड़ाइयाँ लड़ी। जी, अच्छी बात, सही सही जो सबल थे, उन्होंने निर्बलों का साथ दिया। सही। ये इतिहास है भारत की समाजवादी लोकतांत्रिक राजनीतिक इतिहास का। हाँ, तो फिर भई बचा कोई नहीं है। भई मंडल कमीशन वीपी सिंह साहब लाए हाँ हाँ, सही कहा। और बिल्कुल। शिक्षा में 27% का आरक्षण डॉक्टर अर्जुन सिंह साहब देते हैं और संसोपा ने बांधी गाँठ, जी। पिछड़े पावें 100 में 60। हम्म, संसोपा मतलब संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी। तो जी जिसका नारा दिया 60 का नारा डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, जो कि ना दलित थे, ना बैकवर्ड थे, ना मुसलमान थे। जी अगड़े थे, प्रगतिशील अगड़े थे। जी इसलिए माननीय अखिलेश जी ने कई बार कहा कि जो ए है उसमें वो कमज़ोर जो अगड़ा जो सताया जा रहा है, ब्राह्मण समाज सही विशेषकर पूरे सही। उत्तर प्रदेश में, तो वो भी उस ऑप्रेस्ड है समाजवादी पार्टी उसके साथ है। अच्छा, आखिरी सवाल अमित भाई, पूरे देश में इस टाइम खरीद फरोख्त का बाजार गर्म है, सांसदों को, विधायकों को जोड़ा तोड़ा जा रहा है। एक बात समाजवादी पार्टी को भी लेके एक रूमर सा उड़ा कि समाजवादी पार्टी के भी बहुत से सांसद बीजेपी में जाने के लिए तैयार है, जो कि भारतीय जनता पार्टी पूरे तौर से लगी है कि हमें 360 का आंकड़ा किसी तरीके से संसद में 2/3 की मेजोरिटी हमें मिल जाए और सत्र जो अभी मानसून सत्र होने वाला है उसमें हम अपने बाकी एजेंडे पूरे कर दें, जैसे आपने कहा कि डिलिमिटेशन की बात कर रहे हैं वो। तो क्या समाजवादी पार्टी, जिस तरीके से टीएमसी के भी बहुत से ऐसे सांसद रहे जिन पे भरोसा और यकीन मतलब किया जा सकता था कि वो ऐसा नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी ऐसा हुआ, क्या समाजवादी पार्टी के साथ ऐसा कुछ साजिशें चल रही हैं? देखिए बीजेपी आरएसएस को मालूम है कि ममता दीदी थोड़ा आदर्शवादी हैं जी और
समाजवादी पार्टी जो नेताजी की बनाई हुई पार्टी है, उसकी खून में फौलाद है। जिस दिन बीजेपी, आरएसएस ये गलती करते हुए नदीम जी दिखेगी, उसके दूसरे दिन क्या होगा और ये बीजेपी, आरएसएस को होश ठिकाने लगा दिए जाएंगे। तो पहली बात तो ये हिम्मत, हिमाकत बीजेपी, आरएसएस की हैसियत नहीं है कि समाजवादी लोगों को कांटेक्ट कर सके। और जो समाजवादी पार्टी के एमपीज हैं, जी। वो टिकट खरीद के एमपी नहीं बनते। हाँ, ये समाजवादी पार्टी उन्हें एमपी बनाती है। सही सही। जहां जरूरत होती है जी। उसकी पार्टी मदद करती है। और जो लोग 2024 में समाजवादी पार्टी ने जिताए और जो कांग्रेस के साथ के कुछ एमपी जीत कर आए, उन सभी का गोल एक है कि बीजेपी, आरएसएस को, जो संविधान विरोधी ताकत है, इसको खत्म करना। तो मैं आपसे ऑफिशियली कह रहा हूं कि जिस दिन बीजेपी, आरएसएस ने ख्वाब में भी सोचा, उसकी तबीयत ठीक कर दी जाएगी। चलिए, अच्छी बात है। बहरहाल समाजवादी पार्टी की बात हो और नेताजी की बात ना हो तो ये ठीक नहीं है। आपने नेताजी का जिक्र किया। एक आपसे एक पर्सनल सवाल कि नेताजी और अखिलेश जी, चूंकि आप मेरे ख्याल से समाजवादी पार्टी में नेताजी का भी दौर देखा है और अखिलेश जी का तो देख ही रहे हैं, तो नेताजी और अखिलेश जी में, दोनों में पॉलिटिक्स में फर्क क्या है? दोनों लोगों की अपने जो राजनीति है उसमें नेताजी और इनमें क्या ऐसा फर्क है कि जो लगता है कि हाँ, ये नेताजी में था या अखिलेश जी में नहीं है, या अखिलेश जी में उससे बेहतर है? देखिए, एक बात तो सबसे पहली बात है कि हम लोग अपने वालिदैन से जब मुआवज़ना करते हैं, ये जी। मुआवज़ना ही गलत है पूरे मुल्क में। जी। कि जो सही। हमारे वालिदैन ने संघर्ष किया, जो हमारे वालिदैन के ज़माने के लोग जैसे थे, नेताजी के ज़माने के जो लोग थे, वो मोर सेकुलर थे। मतलब मैंने कहा कि अगड़े लोग पिछड़ों की लड़ाई लड़ते थे। सही। लेकिन आज आप अगड़ों से बड़े कम तादाद होगी जो कहेंगे मंडल कमीशन ज़िंदाबाद। हाँ, लेकिन लेकिन अमीक भाई, जो जो नेताजी के टाइम में जिलेवार जो लीडरशिप थी, वो अखिलेश जी की सरकार में नदारद सी लग रही है। नहीं, अरे, अखिलेश जी की पार्टी में। मैं उस तरफ आ रहा हूँ। जी। तो जो विश्वास नेताजी पर उनके ज़माने के लोग करते थे, वही विश्वास लोगों ने नेताजी पे किया था। मेरे नेता मानिकलीश जी ने, मैंने उनको बहुत वही नेताजी वाली खूबी, जैसे हज़ारों 10,000 वर्कर्स में एक-एक नाम से अपने लोगों को पहचानना, आम वर्कर हो, ख़ास वर्कर हो, वो मेरे ख़्याल से उत्तर प्रदेश के देश के पहले नेता होंगे कि सरकार नहीं होते हुए भी उन्हें मालूम पड़ जाए कि फलाँ पत्रकार, फलाँ पार्टी के नेता, फलाँ समाज का कोई ज़िम्मेदार नागरिक, उसके साथ कोई तकलीफ़ है, कोई घटना हुई है, कोई परेशानी हुई है, तो वो बतौर मुख्यमंत्री एक्ट करते हैं। जो मदद बतौर मुख्यमंत्री की वो कर सकते हैं, तो जो नेताजी की विरासत है ये, कि कमज़ोरों के साथ, दुखियों के साथ हमदर्दी दिखाना, उनके साथ खड़े होना, तो वो खूबी है और उन्होंने अपने बहुत इवॉल्व किया है, क्योंकि नेताजी का ज़माना अलग था। मानिए अखिलेश जी ऑस्ट्रेलिया से लेके बैंगलोर सैनिक स्कूल, ये सारी पढ़ाइयाँ करते हुए उनको एक विरासत मिली और बीजेपी, आरएसएस से लड़ते हुए इन दिनों में वो देश के सबसे मोस्ट क्रेडिबल सोशलिस्ट लीडर बनकर उभरे हैं, जिन्होंने साथ-साथ में पूरे देश के विपक्ष को भी एकजुट किया है, सबको साथ लेके चल रहे हैं। भले ही मध्य प्रदेश में कोई तजुर्बा अलग हो गया हो, राजस्थान में अलग हो गया हो, हरियाणा में समाजवादी पार्टी के खिलाफ हो गया हो, उसके बावजूद भी वो ये समझते हैं कि अगर ये मुल्क रहेगा, संविधान रहेगा, हम और आप रहेंगे। तो उनमें ज़रा-सी ईगो नहीं है, वो लोगों से, आम और ख़ास लोगों से सबसे कनेक्ट रहते हैं। वैसे नेता हैं कि आपको मिलने के लिए 6 महीने की लाइन नहीं चाहिए। आप थोड़े से वक़्त में आप चाहें तो आपकी बात उन तक पहुँच जाएगी और वो आपको रिस्पॉन्ड भी कर देंगे। ये ऐसी खूबी है जो आज देश के किसी भी नेता में नहीं है। इसलिए उनके साथ यूथ बहुत मोहब्बत से, क्रांतिकारी मिज़ाज से उनके साथ जुड़ा हुआ है और उनके लिए कुछ भी करने को तैयार है। पूरे देश में इतने ज़्यादा यूथ लीडर किसी पार्टी के पास नहीं है, किसी नेता के पास नहीं है। सरकार बनने के बाद यूथ के लिए काम होगा? यूथ यूथ तो बहुत प्रॉब्लम में है। देखिए, पूरा उत्तर प्रदेश टूट चुका है, मैं आपको सही बताऊँ। जितने पर्चे लीक की दास्तान जो हमारे माननीय राशिद
हो, बस डेवलपमेंट वहां होना चाहिए जहां पर पहले से कमीशन खोरी का बड़ा सेटिंग। आवाज तो कट जा रही है बार-बार, कुछ प्रॉब्लम है लग रहा है। वो डेवलपमेंट वहीं हो रहा है जहां पे कमीशन खोरी का बड़ा अड्डा हो। तो मस्जिद नहीं छोड़ रहे हैं, मंदिर नहीं छोड़ रहे हैं, डेवलपमेंट नहीं छोड़ रहे हैं, पढ़ने लिखने का कोई इंतजाम नहीं है, कमाई का इंतजाम नहीं, दवाई का इंतजाम नहीं, अस्पताल बंद पड़े हुए हैं। ये सारे काम है जो माननीय अखिलेश जी ने कहा है कि हम एक यूथ गारंटी एक्ट कानून लाएंगे कि नौजवानों को काम का अधिकार मिले, जैसे एनआरजीए था। बहुत सारे काम हैं जो जल्द ही मैनिफेस्टो के जरिए पूरे देश के सामने आएगा, उत्तर प्रदेश के सामने आएगा। ठीक है अमित भाई, खुल के आपने बातें की। अब आने वाले विधानसभा में ये देखना है कि भारतीय जनता पार्टी का जो विकास मॉडल वर्सेस पीडीए, ये देखना है। और यूथ के लिए जो आपने सरकार बनने के बाद जो रणनीति बताई है कि इस चीज उस पे समाजवादी पार्टी काम करेगी यूथ के लिए, वो भी वक्त आने पे पता चलेगा। लेकिन ये कि सब मिला के सारे मुद्दों पे आपने बहुत खुल के बात किया और आपने वक्त दिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। फिर किसी मुद्दे पे जरूर आपसे मुलाकात होगी। नमस्ते, नमस्ते, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।